हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे यानी ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम थोड़ी डिटेल्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जब हम लोग किसी भी गुड को, रॉ मटेरियल को हम लोग फाइनल गुड में यानी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हम लोग व्हीट से ब्रेड बना देते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, ब्रेड बनाने की जो प्रोसेस थी, उसे कहा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। जब हम लोग रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो उसे कहा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? वैल्यू एडिशन, यानी जब हम लोगों ने ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया व्हीट को, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी प्राइसेस रिलेटिवली हाई हो जाएंगे। व्हीट के कंपैरिजन में ब्रेड जो है वो महंगी होगी। हमने वैल्यू ऐड कर दी है उस प्रोडक्ट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, जब उसकी ग्रोथ होगी तो हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। हमारी जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर ज्यादातर कंट्रीब्यूट करेगा। हमारी इनकम अच्छी खासी जनरेट होगी सेकेंडरी सेक्टर की वजह से, और इसी वजह से हम कह सकते हैं हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हमारे देश में अब बहुत ज्यादा जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन सब सेक्टर्स की जब ग्रोथ होती है, तब जाकर के कोई कंट्री डेवलप करती है इकोनॉमिकली। तो अब सेकेंडरी सेक्टर जो है, जब वहां पे सब कुछ अच्छे से चलेगा, काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो सिर्फ अपने ही मार्केट में सेल ना करके हम बाहर की जो अब्रॉड में जो मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल मार्केट है, वहां पे भी हम अपने गुड्स सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब इन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे सारे गुड्स बनाए जाते हैं, इन इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कर्स को रखा जाता है काम पे। तो हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों को हम लोग जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अर्निंग्स, हम लोग एक्सपोर्ट अर्निंग्स कर रहे हैं, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन गुड्स को। जो भी गुड्स हम बना रहे हैं अपनी कंट्री में, उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरे देशों में सेल कर रहे हैं, और वहां से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करके भी हम लोग अच्छा खासा अर्न करते हैं। इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब कंज्यूमर्स जो है, यानी हम लोग जो है, जो इन गुड्स को खरीदते हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन लोगों के पास वैरायटी ऑफ गुड्स होंगे, जिससे कि वो अपनी लाइफ को इजी बना सके, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी सके। तो वो क्यों जी पा रहे हैं? हम लोग ऐसी अच्छी लाइफ कैसे जी पा रहे हैं? क्योंकि ये सारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, वो हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हम कंज्यूमर्स की, कस्टमर्स की जो लाइफ है उसे बेटर कर रहे हैं, उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके ग्रोथ जब होगी, इसकी जब ग्रोथ होगी, तब हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होगी, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जो है उसकी जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, उतना ही ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा हमारी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमारी नेशनल इकोनॉमी में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? इंडस्ट्रीज में होती है। ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम बनाएंगे, तो यानी कि डेवलपमेंट किसका हो रहा है? ओवरऑल इंडस्ट्रीज का, और देखा जाए इन जनरल तो हमारी कंट्री का। Manufacturing and development. Countries with strong manufacturing sectors achieve higher economic growth. अब जिन कंट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर अच्छा खासा चल रहा होता है, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ हो रही होती है, तो उस कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी साथ में होती रहती है, क्योंकि हमें पता है जब हम लोग जितने ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाएंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग उसे मार्केट में सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जितने ज्यादा हम गुड्स बनाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। हैव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, अब जिन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो वहां पे वो कंट्रीज जो है, उस कंट्री की जो इंडस्ट्रीज हैं, वो ग्लोबल मार्केट में compete कर पाती हैं दूसरे अपने राइवल्स के साथ या दूसरे देशों के गुड्स के साथ इजीली compete कर सकती हैं। एक्सपीरियंस बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कंज्यूमर्स के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो रिलेटिवली बेटर होते जा रहे हैं। कंज्यूमर्स जो हैं वो बेटर लाइफ जी पा रहे हैं इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की वजह से।
रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इनके बीच में भी एक रिलेशन है। कैसे? अब एग्रीकल्चरल गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर की वजह से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि वीट जो हमने कल्टीवेट कहाँ पे किया होता है? फार्मिंग के थ्रू। हमारे फार्म्स में हमने वीट कल्टीवेट किया है, फील्ड्स में कल्टीवेट किया है हमने वीट को, और अब उसी वीट का हम लोग यूज कर रहे हैं आटा बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है? इंडस्ट्रीज में हो रही है। हम वीट से ब्रेड बना रहे हैं। और कैसे बना पा रहे हैं? क्यों बना पा रहे हैं हम ब्रेड? क्योंकि हमारे पास वीट अवेलेबल है, जो कहाँ से आया है? इसी एग्रीकल्चरल सेक्टर से, यानी प्राइमरी सेक्टर से। मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ होगी तभी सेकेंडरी सेक्टर अच्छे से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को जो रॉ मटेरियल्स चाहिए उसके लिए सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। तो आज की वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जब हम लोग रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? अब जो कंट्रीज डेवलप्ड होती है, जिनका सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा होता है, उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमने अच्छे से जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में क्या रिलेशन है उसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Agriculture and industries are closely linked and support each other. Their relationship is described as interdependent. अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये दोनों ही सेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। अब एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है हमारे इंडस्ट्रीज को, और उन रॉ मटेरियल्स का यूज करती है हमारी इंडस्ट्रीज फिनिश्ड गुड्स बनाने में। Many industries are agro-based, meaning they depend on agricultural products for their raw materials. अब काफी सारी इंडस्ट्रीज एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती हैं अपने फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल गुड्स पे डिपेंड करती हैं वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाती हैं एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिन्हें एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, उन्हें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। यानी कि ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती हैं, रॉ मटेरियल्स के तौर पे एग्रीकल्चरल गुड्स का यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, अब टेक्सटाइल बनाने के लिए, कॉटन की टेक्सटाइल्स यानी कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए कॉटन चाहिए होती है। ये कॉटन आती कहाँ से है? एग्रीकल्चर से। हम लोग फार्मिंग करते हैं और तब जाके कॉटन कल्टीवेट करते हैं और उस कॉटन का एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अगर कॉटन नहीं होगी तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। तो एज अ रॉ मटेरियल ये इंडस्ट्रीज यूज करती हैं एग्रीकल्चरल गुड को, यानी कि कॉटन को। और साथ ही साथ हम दूसरे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि टी और कॉफी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें टी लीव्स चाहिए होती हैं, कॉफी बीन्स चाहिए होती हैं एज अ रॉ मटेरियल, जिससे कि वो आगे का जो प्रोसेसिंग है, आगे का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सके। ऐसे ही व्हीट जो है उससे ब्रेड बनाई जाती है, यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज है वो डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चरल गुड्स पे। जब तक एग्रीकल्चरल गुड्स नहीं होंगे तब तक ये इंडस्ट्रीज अपना काम नहीं कर सकती। ऐसे ही हम शुगर केन का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर शुगर केन नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज शुगर केन से शुगर और जैगरी नहीं बना पाएंगी। शुगर केन का एज अ रॉ मटेरियल वो यूज करती है शुगर और जैगरी बनाने के लिए इंडस्ट्रीज, तो वो इंडस्ट्रीज होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हमें ये पता चल गया है कि एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं इन एग्रीकल्चरल गुड्स पे। आगे की प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्रीज को ये एग्रीकल्चरल गुड्स चाहिए होते हैं। अब इंडस्ट्रीज प्रोवाइड इनपुट्स टू एग्रीकल्चर। अब इंडस्ट्रीज कैसे सपोर्ट करती हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर को? इंडस्ट्रीज भी इनपुट्स यानी जो हमें एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए जो कुछ भी टूल्स चाहिए वो सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडस्ट्रीज।
मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब मॉडर्न टाइम में जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसमें हम लोग टोटली डिपेंड करते हैं इंडस्ट्रीज पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उस पे हम डिपेंड करते हैं, उन टूल्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, या फिर हम कल्टीवेशन में इन इंडस्ट्रियल टूल्स का यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज सप्लाई ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, पैकेज्ड सीड्स, टूल्स एंड मशीनरी। अब हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चर में? ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है। ये ट्रैक्टर्स हम लोग टिलिंग के लिए यूज करते हैं। मेनली जो ट्रैक्टर्स हैं उनका यूज किया जाता है फार्मिंग में। जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडस्ट्रीज। हार्वेस्टर्स, जब हम लोगों को फसल काटनी होती है, हार्वेस्ट करनी होती है हमें क्रॉप्स, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हार्वेस्टर्स का, ये भी हमें इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रही हैं। फर्टिलाइजर्स, सीड्स, जो पैकेज्ड सीड्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडस्ट्रीज। फिर टूल्स और मशीनरी, जो हो प्लो होते हैं, ये सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रही हैं। इन सभी टूल्स पे, मशीन्स पे हम लोग डिपेंड करते हैं आज के टाइम पे एग्रीकल्चर करने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? इंडस्ट्रीज जो है वो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं, और एग्रीकल्चरल सेक्टर भी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी ये दोनों जो सेक्टर हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, वहां से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसका यूज किया जा रहा है एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और इंडस्ट्रीज जो है वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है, जो टूल्स एंड मशीन्स हैं, वो बना रहे हैं, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को आसान बनाया जा सके, फार्मर्स की हेल्प की जा सके। तो ये दोनों सेक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेट होती हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन रेफर्स टू द प्लेस वेयर एन इंडस्ट्री इज सेटअप। इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कहाँ पे, किस जगह पे इंडस्ट्री सेटअप की जा रही हैं। Location is chosen after considering several factors that help industries grow efficiently. अब इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेट की जाएंगी, ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रीज क्या उस एरिया में रह करके ग्रो कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। यानी काफी सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये चूज किया जाता है कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेट करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, अपनी इंडस्ट्री खुद की सेटअप करनी है मुझे, तो मैं ऐसा एरिया ढूंढूंगी, ऐसी लोकेशन ढूंढूंगी जहाँ पे मेरी इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रो कर पाए और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊं। तो इसी के बेसिस पे, यानी डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे हम ये चूज करते हैं कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप करनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब इंडस्ट्रीज हमें वहां पे सेटअप करनी है जहां पे हमें रॉ मटेरियल्स इजीली मिल जाए। फॉर एग्जांपल, हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, इनके लिए रॉ मटेरियल्स क्या है? आयरन ओर। आयरन ओर रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हम वहां पे सेटअप करेंगे ज्यादातर जहां पे हमारे आसपास ही आयरन ओर माइंस हो। माइंस जहां पे हैं, जहां से हमें हमारे रॉ मटेरियल्स इजीली मिल जाएंगे, हम उस एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। अब जिस एरिया से हमें चीप लेबर मिल जाए, यानी जैसे हम मोस्टली इंडिया और चाइना की बात करें तो ये जो दो देश हैं, जो दो कंट्रीज हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में चीप लेबर अवेलेबल होती है, जहाँ पे सस्ते में हमें काफी सारे वर्कर्स मिल जाए, कम सैलरी पे काम करने वाले वर्कर्स मिल जाए। हम वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे जिससे हमें वर्कर्स को उतनी सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, साथ ही साथ हम अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। हम कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को काम पे रख सकते हैं। तो चीप लेबर जहां पे अवेलेबल होती है वहां पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। फिर कैपिटल। अब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, काफी ज्यादा अमाउंट में हमें मनी की नीड होती है, पैसे चाहिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमें लोन्स लेना पड़ते हैं। अब ये जो लोन्स हम ले रहे हैं, हम
कहाँ से लेंगे? बैंक से। अब हम जिन एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि क्या उस एरिया में बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज कैसी हैं, ये सब हमें ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ही जाकर के हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज सेट करते हैं। हम ऐसे एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जहां से हमारी इन्वेस्टमेंट की नीड फुलफिल हो जाएगी, यानी कि जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज अच्छी हों, उस एरिया में हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। फिर आती है पावर सप्लाई। अब सभी मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। अगर सभी मशीन्स को हमें ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें पावर चाहिए होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो हमें उन एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करनी है जहां पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज भी हों, जैसे हमने पढ़े थे पिछले ही चैप्टर में एनर्जी रिसोर्सेज कैसे सोलर और विंड एनर्जी हो, डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज हो जिस एरिया में, वहां पे हम अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे जिससे कि पावर हमें मिलती रहे, हमारे मशीन्स को जितनी पावर की नीड है उतनी पावर हम उन्हें सप्लाई कर सके। मार्केट, अब मार्केट के आसपास ही हम लोग जहाँ पे हमारी जो टारगेट मार्केट होती है उसी के आसपास हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है हम लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मार्केट एरिया है, हमारी टारगेट मार्केट है और हमने इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करी है। अब हम लोग अगर यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से गुड्स मार्केट तक पहुंचाने के लिए जितना ज्यादा हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रहे हैं, जितना हम पे कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो अमाउंट रिलेटिवली लो होना चाहिए। अब मान लो ऐसे ही एक मार्केट है हमारी जो यहाँ पे है, जो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत दूर है। अब यहाँ से यहाँ तक गुड्स ले जाने में ज्यादा टाइम लगेगा तो हमें कॉस्ट भी हाई पे करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी हाई लगेगी। लेकिन यहाँ पे पास में ही है क्योंकि मार्केट, तो यहाँ से मार्केट तक गुड्स पहुंचाने में समय कम लग रहा है, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिलेटिवली लो रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारी कम लगेगी, जिससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है वो हम एज अ प्रॉफिट रख सकते हैं। तो मार्केट के आसपास हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए उस एरिया में, जैसे कि रेलवेज हो जिसके थ्रू हम लोग इजीली गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह। पोर्ट्स होने चाहिए, यानी जहां से शिप्स के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सके अपने गुड्स। अगर हम लोगों को ग्लोबल मार्केट में सेल करना है तो हम लोग पोर्ट्स के थ्रू जो गुड्स है उन्हें ले जा सकते हैं अब्रॉड, और इससे क्या होगा, हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं अपने गुड्स को। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है। सबसे पहली बात, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होने चाहिए उस एरिया में, चीप लेबर होनी चाहिए, कैपिटल यानी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी इंडस्ट्रीज में तो उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए उस एरिया में जहां पे हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। फिर पावर सप्लाई होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज होने चाहिए। मार्केट पास में ही होनी चाहिए और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए, पोर्ट्स हो, रेलवेज हो, जिसके थ्रू हम इजीली गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं, जिनकी वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप करनी है। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, व्हेन मेनी इंडस्ट्रीज कम टुगेदर एट वन प्लेस दे हेल्प ईच अदर ग्रो। अब जब डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो एक ही एरिया में आके सेटअप होने लगती हैं, ये जो एरिया है उसमें सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप होने लगेंगी, पास पास में काफी सारी इंडस्ट्रीज होंगी पूरे एरिया में, तो ये पूरा एरिया क्लस्टर्ड एरिया हो जाएगा, यानी जहाँ पे पास ही पास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। तो क्लस्टर्ड एरिया है यानी यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और ये इंडस्ट्रीज जो है वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं ग्रो करने में। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। अब ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी, यानी जो प्योर आयरन है, जो रॉ आयरन है वो प्रोवाइड करेगी दूसरी इंडस्ट्रीज को। फॉर एग्जांपल इस इंडस्ट्री में टूल्स बन रहे हैं, आयरन के टूल्स बन रहे हैं, प्लो बन रहा है, तो उसके लिए जो आयरन है यानी जो लोहा है वो चाहिए। अब ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो आयरन है वो प्रोवाइड करेगी, वो सप्लाई करेगी इस इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसका भी बेनिफिट हो रहा है, उसकी भी इनकम बन रही है, यानी ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो भी अपने गुड्स सेल कर पा रही है इंडस्ट्री को, दूसरी इंडस्ट्री को सेल कर पा रही है अपने गुड्स। साथ ही साथ जो दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पे टूल्स बन रहे हैं वो इंडस्ट्री भी ग्रो कर पा रही है, क्यों? क्योंकि उसको रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करती हैं ग्रो करने में, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं।
दे शेयर स्किल्ड लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट्स। अब क्योंकि ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक ही एरिया में अवेलेबल हैं, एक ही एरिया में सिचुएटेड हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं इस एरिया की जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज है, जितने भी बैंक्स हैं उनसे जो इन्वेस्टमेंट या जो भी लोन्स वगैरह ले रही हैं इंडस्ट्रीज, उन बैंक्स का यूज, उन लोन्स का यूज ये सारी इंडस्ट्रीज कर रही हैं। यानी सभी इंडस्ट्रीज एक ही बैंक से लोन ले रही हैं या सेम टाइप के जो मेथड्स हैं उन्हें अडॉप्ट कर रही हैं। मार्केट्स, अब मार्केट के आसपास ही ये इंडस्ट्री सेटअप हुई है, वहीं पे आसपास में यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है अपने गुड्स को इसी मार्केट में ले जाके सेल करती हैं। सभी इंडस्ट्रीज एक ही मार्केट को अपना टारगेट बना के बैठी हुई हैं। साथ ही साथ स्किल्ड लेबर जो है, यानी कि जो लेबर, जो चीप लेबर वहाँ पे अवेलेबल है, जितने भी लोग हैं सोसाइटी के, वो सब इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। यानी एक ही सोसाइटी से, एक ही कम्युनिटी से ये सभी इंडस्ट्रीज वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रही हैं, अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और साथ ही साथ एक ही मार्केट को टारगेट बना के बैठे हुए हैं। और इन्हें लोन्स वगैरह चाहिए तो इस एरिया में जितने भी बैंक्स वगैरह अवेलेबल हैं उन्हीं बैंक से ये सारी इंडस्ट्रीज लोन्स लेती हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। दिस क्लस्टरिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और ये जो पूरा क्लस्टर बना हुआ है, यानी कि ये जो पूरा ग्रुप बना हुआ है इंडस्ट्रीज का, जहाँ पे पास पास में ही सारी इंडस्ट्रीज, इतनी सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं, सेटअप हो रखी हैं, तो इसी ग्रुप को कहा जाएगा एग्लोमरेशन इकोनॉमी। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या है, ये हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आज के वीडियो में हमने ये जाना कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप करनी है। इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में हमने आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हमने इंडस्ट्रीज को भी डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है, उन्हीं के बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल समझेंगे। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। अब डिफरेंट बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, यानी इंडस्ट्रीज कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज कर रही है उसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज दैट यूज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं रॉ मटेरियल्स के तौर पे। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इन्हें अगर कॉटन टेक्सटाइल्स बनानी है, कॉटन क्लोथ्स बनाने हैं, तो उसके लिए इन्हें कॉटन चाहिए इन इंडस्ट्रीज को। और ये कॉटन कहाँ से आएगी? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। जूट इंडस्ट्री में जूट के जो बैग्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनाई जाती हैं, तो उसके लिए जूट कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। और शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर और जैगरी बनाई जा रही है उसके लिए भी शुगर केन की जरूरत पड़ती है, और शुगर केन कहाँ से आता है? अगेन हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये इंडस्ट्रीज जो हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, एग्रीकल्चरल गुड्स का यूज कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। एग्रीकल्चरल गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ये इंडस्ट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ये इंडस्ट्रीज इन एग्रीकल्चरल गुड्स का। तो ये सारी इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे, एग्रीकल्चरल गुड्स पे डिपेंड करते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एंड ओर्स एज रॉ मटेरियल्स। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल्स को, यानी कि जो हमारे ओर्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज जमीन के अंदर पाए जाते हैं, उन मिनरल्स का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जांपल्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन्हें आयरन चाहिए होता है। आयरन ओर कहाँ से मिलता है? जमीन में से, माइंस में से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माइंस बनाई जाती हैं, आयरन ओर जमीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उस आयरन ओर का यूज करते हैं ये इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एल्यूमिनियम का यूज करती है। एल्यूमिनियम भी एक मिनरल है जो अगेन हम लोग अर्थ क्रस्ट में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और एल्यूमिनियम से काफी कुछ किया जाता है। एल्यूमिनियम का डिफरेंट पर्पसेस से यूज किया जाता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट काम के लिए एल्यूमिनियम का यूज करती हैं। ऐसे हम कॉपर इंडस्ट्री ले सकते हैं जहाँ पे कॉपर वायर्स बनती हैं, कॉपर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स बनते हैं। तो कॉपर इंडस्ट्रीज जो है
वो कॉपर कहाँ से ला रहे हैं? इन्हीं ओर्स के थ्रू, इन मिनरल्स के थ्रू जो वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स का यूज कर रहे हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपना काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स का, ओर्स का यूज कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनका काम मिनरल्स की वजह से, ओर्स की वजह से ही चल पा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब सेकंड किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है? तो ओनरशिप के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है इंडस्ट्रीज को। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं ओन बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है, जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। एग्जांपल सेल एंड भेल। ये जो सेल यानी ये जो SAIL, ये जो सेल है, इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो स्टील इंडस्ट्री है वो ओन करती है गवर्नमेंट। और BHEL, इसकी फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसको भी कौन ओन करता है? हमारी गवर्नमेंट। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है। तो गवर्नमेंट ओन कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इन इंडस्ट्रीज को, तो ये इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन बाय इंडिविजुअल्स और कंपनीज। एग्जांपल टिस्को। अब ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिन्हें कोई एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी ओन करती है जिन इंडस्ट्रीज को, वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाती हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज। एग्जांपल टिस्को, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसे जमशेदजी टाटा ने एस्टैब्लिश किया था, ये वो इंडस्ट्री है जो प्राइवेट कंपनी ओन करती है, इंडिविजुअल ओन करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे आएगी? प्राइवेट सेक्टर के अंडर में ये इंडस्ट्री आएगी। टिस्को जो है वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि इसे इंडिविजुअली ओन किया जा रहा है प्राइवेट कंपनी के थ्रू। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिन्हें इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलके हैंडल कर रहे हैं, दोनों मिलके ओन करते हैं, यानी कि ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों की होती हैं। एग्जाम्पल मारुति सुजुकी। इनिशियली यानी जब से ये स्टार्ट हुआ था, तो उसके इनिशियल टाइम पीरियड पे स्टार्टिंग में ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री ही थी, यानी कि इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट और हमारे जो प्राइवेट कंपनी है वो दोनों ओन किया करती थी, दोनों का कंट्रोल था। फिर आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज पे। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पूल रिसोर्सेज। अब हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो अपने सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं और कलेक्टिवली उन रिसोर्सेज का यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, यानी कि अपने सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। सारे फार्मर्स ने अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए हैं। अब कोई एक फार्मर है, उसके पास फर्टिलाइजर था, तो उस फार्मर ने फर्टिलाइजर्स सभी के साथ शेयर किए। एक ऐसा किसान था, एक ऐसा फार्मर था जिसके पास ट्रैक्टर है, तो सभी फार्मर्स ने उस ट्रैक्टर का यूज किया फार्मिंग के लिए। तो ये होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग, जहाँ पे सभी लोग एक साथ अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो वैसे ही है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल यानी डिफरेंट पीपल जो है वो अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, साथ में मिलकर यूज कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज को ग्रो करवा रहे हैं तो वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। एग्जांपल अमूल, ये मिल्क कोऑपरेटिव है, जहाँ पे डिफरेंट डेयरीज जो हैं, जो डिफरेंट मिल्क सेलर्स जो होते हैं, वो साथ में अपने मिल्क को, जो भी मिल्क वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस मिल्क को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेल किया जाता है। ये हमने व्हाइट रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था, जो टॉपिक हम पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर्स में, व्हाइट रेवोल्यूशन, उसमें भी हमने इसका जो केस है, जो अमूल ये मिल्क कोऑपरेटिव है, उसको इन डिटेल डिस्कस किया था। तो अमूल जो है वो मिल्क कोऑपरेटिव है, यानी डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो सब मिल करके इस मिल्क को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद सेल किया जाता है एक ब्रांड का नेम दे करके। तो हमने इंडस्ट्रीज के अभी तक दो क्लासिफिकेशन तो देख लिए, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, जॉइंट सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों का कंट्रोल होता है इंडस्ट्रीज पे, और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जिन्हें ग्रुप ऑफ पीपल यानी काफी सारे लोग मिल करके साथ में अपने रिसोर्सेज को शेयर करके, अपने रिसोर्सेज का यूज करके इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करवाते हैं, जैसे कि अमूल, जिसे हम मिल्क कोऑपरेटिव्स भी कहते हैं। ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में से ही है, इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल अमूल, जिसे हमने अपने पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था इन डिटेल। अब हम और किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को?
अब इंडस्ट्रीज में हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है उस बेसिस पे भी हमने क्लासिफाई कर दिया है इंडस्ट्रीज को डिफरेंट टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है उसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लो इन्वेस्टमेंट लगती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट्स, टॉयज। अब हैंडीक्राफ्ट्स हम हाथों से जो सामान बना रहे हैं, हम लोग घर पे बैठ के होम बेस्ड इंडस्ट्रीज भी चला सकते हैं, यानी घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। इसमें हमें अपनी मशीन्स खरीदने के लिए पैसा नहीं लगेगा, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। टॉयज बनाने के लिए भी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, हमें हाई लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स हैं वो नहीं खरीदनी पड़ती, तो इसलिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, और इसीलिए इन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जहाँ पे स्मॉल या लो इन्वेस्टमेंट लग रही है हमारी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें पैसा खर्चना पड़ता है, यानी बहुत एक्सपेंसिव है इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। हमें हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की नीड होती है, डिफरेंट मशीन्स हमें चाहिए डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, तो उसके लिए उन मशीन्स को खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा, पैसा देना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्रीज जो है इन्हें सेटअप करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लार्ज इन्वेस्टमेंट भी लगती है। एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वहां पे क्या होता है, आयरन ओर जो है उसे रिफाइन किया जाता है, उसमें से सारी इंप्योरिटीज निकाली जाती हैं और रॉ आयरन, जिसे हम पिग आयरन भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस किया जाता है। और यही आयरन जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं डिफरेंट टूल्स बनाने के लिए, डिफरेंट मशीन्स बनाने के लिए। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है इसमें हमें डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, डिफरेंट मशीन्स के थ्रू हम लोगों को इंप्योरिटीज निकालनी पड़ती हैं आयरन ओर की, बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, तो बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की नीड होती है, तो इसीलिए इन इंडस्ट्रीज में लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लो इन्वेस्टमेंट लग रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लार्ज इन्वेस्टमेंट लग रही है। ऑन द बेसिस ऑफ लेबर फोर्स और साइज, अब कितनी ज्यादा लेबर की हमें नीड है उसके बेसिस पे भी हमने क्लासिफाई कर दिया है इंडस्ट्रीज को एज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नीड मोर ह्यूमन लेबर। अब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात करें तो इन इंडस्ट्रीज में हमें बहुत ज्यादा लोगों की, बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होती है काम करवाने के लिए, बहुत ज्यादा वर्कर्स की हमें नीड होती है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है उसमें हमें काफी सारे वर्कर्स की नीड होती है कपड़ों को बनाना। ये जो कॉटन क्लोथ्स हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल्स को बनाना, उन पे प्रिंट करना, कलर करना, तो उसके लिए हमें बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती है। साथ ही साथ जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जहाँ पे हम लोगों को हाथों से काम करना होता है, वहां पे भी हमें ज्यादातर लेबर की जरूरत होती है। मशीन से ज्यादा हमें लेबर्स यानी लोग चाहिए होते हैं, वर्कर्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए। फिर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यूज मोर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी देन लेबर। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में हमें लेबर से ज्यादा मशीन्स का यूज देखने को मिलता है, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है वहां पे हमें ज्यादा वर्कर्स की नीड नहीं है, बल्कि हमें हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छी मशीन्स चाहिए और वर्कर्स उतने ही चाहिए जो उन मशीन्स को ऑपरेट कर सकें। यानी वर्कर्स हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें मशीन्स चाहिए, मशीन्स के थ्रू हम सारा काम कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पे सारा काम मशीन्स के थ्रू होता है, ऑयल बनाने का जो काम है वो सब मशीन्स के थ्रू हो रहा है। वर्कर्स को क्या करना है, बस उन मशीन्स को ऑपरेट करना है, तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है, सारा काम मशीन्स कर रही हैं। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में लेबर की हमें जरूरत है, ह्यूमंस की जरूरत है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में हमें मशीन्स की ज्यादा नीड है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, अब प्रोड्यूस क्या निकल रहा है, क्या आउटकम निकल रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं इन इंडस्ट्रीज में, उसके बेसिस पे भी हमने इन्हें क्लासिफाई किया है। पहली है बेसिक और की इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज। अब बेसिक इंडस्ट्रीज या जिन्हें हम की इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनका यूज दूसरी इंडस्ट्रीज करती हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अभी हमने देखा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ आयरन बनाती हैं, पिग आयरन बनाती हैं और उस आयरन का यूज किया जाता है
डिफरेंट मशीन्स बनाने के लिए। दूसरी इंडस्ट्रीज जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के पास से ये जो आयरन है, रॉ आयरन है, वो खरीदते हैं और उसके बाद अपनी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करके आयरन के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज को, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज को एक बेस प्रोवाइड कर रही हैं, यानी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो उन्हें कहा जाएगा बेसिक इंडस्ट्रीज। फिर आते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, एग्जांपल शुगर। अब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्ट हमारे कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब ये जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं कर रही हैं बेसिक इंडस्ट्रीज की तरह। ये इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, फाइनल गुड्स बना रही हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो इन इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुगर दे रखा है, शुगर जो बनी है, तो शुगर जो है उसका हम डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकते हैं, शुगर को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। शुगर के अलावा हम देखें तो टेक्सटाइल्स भी होते हैं, जो क्लोथ्स हैं, जब क्लोथ्स बनते हैं तो उनको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट हमारे कंजम्पशन के लिए या डायरेक्ट हमारे यूज के लिए बनाए गए हैं, जिनमें और प्रोसेसिंग नहीं करनी है, जो फाइनल गुड्स हैं वो बनाए जाते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में। तो बेसिक इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करती हैं, रॉ मटेरियल्स बनाती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बनाती हैं, फाइनल गुड्स तैयार करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स। अब जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो गुड्स हैं, यानी जो रॉ मटेरियल्स का इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं और जिन गुड्स को वो प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सबका वेट कितना है, कितने अमाउंट में और कितने वेट के इन गुड्स का यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स का यूज कर रही हैं इंडस्ट्रीज, उसके बेसिस पे हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। हैवी इंडस्ट्रीज यूज हैवी रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स। हैवी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो हैवी यानी भारी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका यूज करती हैं और हैवी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं हैवी इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो मिनरल्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, जैसे आयरन ओर्स हैं, उनका यूज करती हैं। हैवी होते हैं ये आयरन ओर्स, उनका यूज कर रही है ये इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आयरन ओर का यूज कर रही है। आयरन ओर क्या है, हैवी रॉ मटेरियल है और उसमें से सारी इंप्योरिटीज रिमूव करके जो आयरन बन रहा है, तो वो आयरन क्या है, वो भी एक बहुत हैवी मेटल है, तो उस आयरन को ये प्रोड्यूस कर रही है एज अ फाइनल गुड। तो ये इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि हैवी रॉ मटेरियल का यूज कर रही है और हैवी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। इसमें हम दूसरी मेटल इंडस्ट्रीज भी देख सकते हैं, जैसे कि कॉपर इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे कॉपर स्मेल्टिंग की जाती है, कॉपर ओर में से सारी इंप्योरिटीज निकाली जाती हैं, तो कॉपर इंडस्ट्रीज भी होती हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हैं, सारी हमारी जो मेटल इंडस्ट्रीज हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आएंगी। देन लाइट इंडस्ट्रीज यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स। लाइट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत हल्के यानी कि लाइट वेटेड जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका यूज करती हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने पूरे प्रोसेसेस में लाइट वेटेड रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, और जो फाइनल गुड्स तैयार हो रहे हैं इन इंडस्ट्रीज में वो भी लाइट वेट के हैं, हल्के हैं, ज्यादा हैवी नहीं है। एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हल्का होता है, मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट है वो लाइट वेटेड होता है। फिर गारमेंट्स यानी जो हमारे क्लोथ्स बनाए जा रहे हैं, वो जो क्लोथ्स हैं वो भी लाइट वेट के होते हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम लोग रॉ मटेरियल्स का भी यूज कैसा कर रहे हैं, लाइट रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, हल्के रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं। जैसे गारमेंट्स की ही बात करें तो हम लोग कॉटन क्लोथ्स जो पहनते हैं, सिर्फ कॉटन क्लोथ्स ही नहीं, वैसे तो सारे क्लोथ्स, लेकिन स्पेशली हम लोग कॉटन की बात करें तो जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं उसमें हम कॉटन का यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो कॉटन जो है वो बहुत लाइट वेटेड होता है, बहुत हल्का होता है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हम बना के तैयार कर रहे हैं, जो क्लोथ्स हम बना रहे हैं, वो क्लोथ्स भी कैसे हैं, लाइट वेटेड है, हैवी नहीं है। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं जो इन लाइट वेटेड रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं और लाइट वेटेड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम लाइट इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे डिफरेंट बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहला हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, on the basis of capital investment, on the basis of labor force और size, फिर हमने प्रोडक्ट्स
और बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स, इनके बेसिस पे भी हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है। और ये डिफरेंट टाइप्स जो है इन्हें हमने आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हम मेनली आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, जहाँ पे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, उन इंडस्ट्रीज के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। The textile industry is India's oldest, largest and most important agro-based industry. अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, यानी जहाँ पे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया की सबसे ज्यादा पुरानी और बहुत ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में जो हमें एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इन्हीं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं स्टार्टिंग से ही हमारे इंडिया में। और ये इंडस्ट्रीज कैसी हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, यानी जिन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चरल सेक्टर से आते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वहां से कॉटन, जूट ये सब आते हैं और उन्हीं के थ्रू उन्हीं को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं ये इंडस्ट्रीज, इसलिए इन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल गुड्स पे डिपेंड करती हैं रॉ मटेरियल्स के लिए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ओल्डेस्ट, इंडिया की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सेक्टर्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हमने मेनली कुछ सेक्टर्स में, कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सेक्टर्स। हमने 4 मेन सेक्टर्स में इन्हें डिवाइड किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। सबसे पहली है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन कॉटन एज रॉ मटेरियल। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। कॉटन कहाँ से आ रहा है? हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से फार्मिंग की जाती है, कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है फार्मिंग के थ्रू और उसके बाद उस कॉटन का यूज करती हैं ये इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल्स बनाने के लिए, कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए। मेन सेंटर्स, मेन जो स्टेट्स, ऐसे कौन कौन से मेन स्टेट्स हैं जहां पे हम लोगों को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं? ऐसी जगह कौन कौन सी हैं, कौन से मेन सेंटर्स हैं? मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, सूरत, चेन्नई, ये वो सिटीज हैं जहां पे हम लोगों को सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। ये ब्रिटिश टाइम पीरियड से हमें देखने को मिल रही है। इन एरियाज में मेनली मुंबई, चेन्नई, इन एरियाज में हम लोगों को सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं बहुत पुराने टाइम से ही। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ जूट। अब जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेकंड टाइप है, सेकंड मेन सेक्टर है। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? जूट का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। अब ये जूट भी कल्टीवेट किया जा रहा है बाय फार्मिंग, तो जूट जो है उसका यूज किया जाता है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। और जूट से भी दूसरे काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि गनी बैग्स बनाए जाते हैं। जो जूट है उससे हम गनी बैग्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं जूट से। और इंडिया जो है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है रॉ जूट का। रॉ जूट की बात कर रहे हैं, जूट टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। रॉ जूट यानी कि जूट कल्टीवेशन के टर्म्स में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इज इन द हुगली बेसिन, वेस्ट बंगाल। और सबसे ज्यादा हमें जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरे इंडिया में कहां पे देखने को मिलती हैं? वेस्ट बंगाल में, हुगली रिवर के आसपास। वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूजेस वूल फ्रॉम शीप एंड याक्स। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं, जो टेक्सटाइल्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के थ्रू बनाए जाते हैं, उनमें मेनली कॉटन और जूट हमने देखा। अब जो टेक्सटाइल्स हैं, जो कपड़े बन रहे हैं, वो दूसरे भी जैसे एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी यूज करके बनाए जाते हैं, जैसे कि वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमें देखने को मिलता है, जहां पे हम लोग शीप और याक्स, इन दोनों एनिमल की जो वूल है उसका यूज करते हैं, ऊन का यूज करते हैं कपड़े बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए। मेजर स्टेट्स कहाँ पे वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मेनली सिचुएटेड है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, इन चारों स्टेट्स में सबसे ज्यादा हमें वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। फिर फोर्थ वन है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिल्क का यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज में। यूजेस सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। और सिल्क हमें मिलती कहाँ से है? सिल्क वॉर्म्स के थ्रू। जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, सिल्क जो मेनली कोकून्स बनाते हैं, सिल्क वॉर्म्स,
उनके थ्रू ही हम लोगों को कोकून्स का जो व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट लेयर जो होती है, वही होती है सिल्क, और इन सिल्क वॉर्म्स की ही मदद से हम लोग सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। अब इंडिया में डिफरेंट टाइप की सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, डिफरेंट टाइप की सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि हम लोग बेस्ट क्वालिटी की कुछ सिल्क जो है उसकी बेस्ट क्वालिटी और लो क्वालिटी, डिफरेंट क्वालिटीज के बेसिस पे हमने सिल्क को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है, जिनमें से मेनली इंडिया जो है वो मलबरी, तसर, मुगा और एगी, ये 4 टाइप की जो सिल्क है इसके प्रोडक्शन के लिए इंडिया को जाना जाता है। इंडिया बहुत फेमस है इन सिल्क प्रोडक्शन के लिए। मेजर स्टेट्स हमें कहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं? कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सिल्क जो है वो इजीली अवेलेबल रहता है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं। मेनली हमने इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने क्लासिफाई किया है 4 मेन सेक्टर्स में, जिनमें से पहला है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद हमने देखा कि हम एनिमल प्रोडक्ट्स का भी यूज करते हैं। उनमें हमने मेनली जो इंडस्ट्री देखी है वो है वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिल्क वॉर्म्स के थ्रू हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। आज की वीडियो में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इन डिटेल समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जहां पे हम एग्रीकल्चरल गुड का यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल। कॉटन जो है वो हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिल रहा है और उसी का यूज हम कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल, कॉटन टेक्सटाइल्स या कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन इंडिया। अब इंडिया की सबसे पुरानी जो इंडस्ट्रीज रही हैं उनमें से एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें इंडिया में देखने को भी मिलती है, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फेमस हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं इंडिया में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज provides largest employment among all manufacturing industries। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे जितने वर्कर्स काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यानी कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की नीड होती है और साथ ही साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा ही अमाउंट में अवेलेबल है हमारी कंट्री में। तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वहां पे कॉटन प्रोडक्शन का, कॉटन टेक्सटाइल्स बनाने का काम चल रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री है वहीं पे हमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ दिखता है। सबसे ज्यादा जॉब्स यहीं पे मिलती है वर्कर्स को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन यार्न इन द वर्ल्ड। अब क्लोथ्स कैसे बनते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में फैब्रिक यानी कि जो क्लॉथ है वो बनके तैयार होता है। पहले फाइबर्स होते हैं, फिर यार्न बनाया जाता है, यार्न यानी कि थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, उसके बाद हम फैब्रिक बनाते हैं और उस फैब्रिक का हम यूज करते हैं डिफरेंट क्लोथ्स बनाने के लिए, जैसे कि सूट हो गया, टॉप्स हो गए, डिफरेंट जो टी शर्ट्स वगैरह हैं, ये सब डिफरेंट क्लोथ्स बनाने में हम फिर यूज करते हैं फैब्रिक्स का। तो जो फाइनल स्टेज है उसमें हमें फैब्रिक मिलता है, लेकिन जब थ्रेड होता है तो उसे हम कहते हैं यार्न। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। इंडिया में कॉटन यार्न बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया कॉटन यार्न के टर्म्स में पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। फैब्रिक्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि फैब्रिक्स इंडिया में उतने ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। काफी सारी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं जिसके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। काफी सारी प्रॉब्लम्स है, काफी सारी चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स के मामले में आगे नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉटन यार्न है वो प्रोड्यूस किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। अब किस टाइप से प्रोडक्शन किया जाता है, किन प्रोसेसेस, किन मेथड्स के थ्रू। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्रीज में है, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल वे में हम लोग हाथों का यूज करके टेक्सटाइल्स बनाते हैं। ज्यादा मशीन्स का यूज नहीं करते हैं हैंडलूम इंडस्ट्रीज में, हम हाथों से काम कर रहे हैं।
पावर लूम्स होते हैं जहां पे मशीन्स का यूज किया जाता है, लेकिन अपनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है, ज्यादा मशीन्स का यूज नहीं किया जाता है। फिर आते हैं मिल्स, जैसे कॉटन मिल्स जो होती हैं, ये जो मिल्स होती हैं मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, यानी कि हमें यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता हुआ दिखता है, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, काफी सारे डिफरेंट मशीन्स का यूज करते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेनली मिल्स में सारा काम जो है वो मशीन्स के ही थ्रू हो रहा है, और पावर लूम्स में ह्यूमंस और मशीन्स दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और उतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी का भी यूज नहीं किया जा रहा है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू या कह लो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हमें देखने मिलती हैं। फर्स्ट वन इज हैंडलूम इंडस्ट्री, फिर सेकंड वन इज पावर लूम्स, और थर्ड वन इज जिसे हम मॉडर्न फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं, वो है मिल्स, कॉटन मिल्स जो हमें देखने को मिलती हैं। मेजर स्टेट्स, यानी सबसे ज्यादा, स्टेट्स नहीं यहाँ पे सिटीज हम कहेंगे, मेजर सिटीज जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, वो है मुंबई में। मुंबई जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं पूरी कंट्री में यानी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो मुंबई में सेटअप हो रखी है, मुंबई में एस्टैब्लिश्ड है। अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, नागपुर, इंदौर, ये वो सारी सिटीज हैं जहां पे हमें मेनली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट वन इज हम कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं। बट इंडिया शेयर इन फैब्रिक एक्सपोर्ट इज लो बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ पावर। अब इंडिया जो है, इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कॉटन यार्न बनाते हैं। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन यार्न के टर्म्स में। हम लोग कॉटन यार्न बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, यानी थ्रेड्स बनाते हैं कॉटन के। लेकिन जो फाइनल स्टेप होता है, फाइनल स्टेज होती है फैब्रिक्स बनाना, उस फैब्रिक का हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट क्लोथ्स, टी शर्ट्स, टॉप्स, ये सब बनाने के लिए। तो ये जो हमारे फैब्रिक हैं उसके टर्म्स में इंडिया लीड नहीं कर पाता है। तो इंडिया जो है वो फैब्रिक का एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। इंडिया जो है फैब्रिक, हाँ इंडिया में बनता है, अच्छे अमाउंट में बनता है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है फैब्रिक के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पावर के लिए हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है, यानी जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज जो है, ये बहुत महंगे हैं, काफी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ही ज्यादातर जो फैब्रिक प्रोडक्शन है वो हम नहीं कर पाते हैं। हम कॉटन यार्न बना लेते हैं, लेकिन फैब्रिक का ज्यादातर प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है। इंडिया काफी ज्यादा अमाउंट में बना रही है फैब्रिक, लेकिन दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में, जैसे चाइना हो गया, तो चाइना में इंडिया से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में फैब्रिक बनाया जाता है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है हमारे पास, यानी कि न्यू वर्जन्स जो है, मॉडर्न वर्जन्स जो है, न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस्ड मशीन्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या कह लो एक्सपेंसिव होती हैं, तो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसकी वजह से भी हम फैब्रिक्स नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉम्पिटिशन फेस करते हैं। अब अगर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें लॉस होगा, यानी उन्हें प्रॉफिट होने की जगह अगर वो लॉस में जाएंगे तो उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी कंपटीशन की वजह से, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ। तो इसी वजह से ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस कंपटीशन की वजह से लॉस में जाएंगी, और जिसकी वजह से इनकी इंडस्ट्रीज बंद होती चली जाएगी। अब कंपटीशन की वजह से भी काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, तो फैब्रिक प्रोडक्शन भी हमारा कम ही होगा अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही है तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हमने जाना, जो ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है और इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इंडिया जो है वो कॉटन यार्न के टर्म्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किस टाइप से प्रोडक्शन किया जाता है, डिफरेंट टाइप की हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, जैसे हैंडलूम इंडस्ट्रीज, पावर लूम्स, मिल्स, ये सब हमें देखने को मिलती है। हैंडलूम्स में हम लोग हाथों से सारा काम कर रहे हैं, पावर लूम्स में थोड़ा बहुत मशीन्स का यूज कर रहे हैं, और मिल्स में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। फिर हमने मेन सिटीज देखी जहां पे सबसे ज्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो सेटअप हो रखी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा लीड कौन कर रहा है, मुंबई। और इंडिया को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फैब्रिक प्रोडक्शन के लिए, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। जूट हमें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। तो हम यहाँ पे भी जूट से जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल यानी जूट हमें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर की मदद से। एग्रीकल्चरल गुड्स के अंडर में आता है जूट, तो उसी का यूज करते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जूट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में। इसलिए जूट भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही है और सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट जो है उसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कलर, तो उसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ जूट। अब इंडिया रॉ जूट को बहुत ज्यादा अमाउंट में कल्टीवेट करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो रॉ जूट है, जो जूट का कल्टीवेशन है, वो किया जाता है। हम लोग यहाँ पे जूट प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, रॉ जूट के टर्म्स में इंडिया सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक है। जूट प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल। जूट प्रोडक्ट्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। अब कहाँ कहाँ पे जूट का कल्टीवेशन किया जाता है? कंसंट्रेटेड मेनली इन वेस्ट बंगाल। सबसे जो मेन एरिया है, मेन जगह जो है वो हुगली बेसिन है। हुगली रिवर के आसपास का एरिया वेस्ट बंगाल में है, हुगली रिवर। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है जूट का, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हमें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, परफेक्ट सॉइल मिल जाती है, परफेक्ट क्लाइमेट मिल जाता है जूट कल्टीवेशन के लिए। अदर स्टेट्स और भी दूसरे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जूट कल्टीवेट किया जाता है, जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा। ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ पे जूट का हम कल्टीवेशन करते हैं, जूट प्रोड्यूस करते हैं, जूट की खेती की जाती है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमारी जूट इंडस्ट्रीज? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए जूट से हमें जो भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो उस प्रोडक्शन में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, यानी मशीनरीज की जरूरत होती है, हमें हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। नेक्स्ट वन इज ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी। अब हमें हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या फिर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को। एक्सपेंसिव मशीन्स जो हैं उन्हें हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो उस वजह से भी हम जूट प्रोडक्शन में काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन इन इंटरनेशनल डिमांड। अब इंटरनेशनली जूट प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती जा रही है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें, लोगों की डिमांड्स कम होती जा रही हैं। अब जब डिमांड्स कम होंगी, लोग इतने प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं, जूट प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं, तो ये इंडस्ट्रीज तो वैसे ही बंद हो जाएंगी। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो जूट इंडस्ट्रीज मेनली फेस करती हैं डेली लाइफ में। सबसे पहले प्रोडक्शन बहुत हाई कॉस्ट पे होता है, यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत हाई होती है। मशीन्स बहुत हाई लेवल की, जो एडवांस मशीन्स हैं उनकी जरूरत होती है। साथ ही साथ इंटरनेशनली लोगों की जो डिमांड्स हैं वो भी कम होती जा रही हैं। लोग जो है अब जूट प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहे हैं उतना। मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द जूट इंडस्ट्री। अब जूट इंडस्ट्रीज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? गनी बैग्स, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में बोरी भी कहते हैं, तो गनी बैग्स बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनते हैं जूट से, और डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं जूट से। बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी हम लोग बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कस किया जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। पिछले वीडियो में हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ के आए थे। हमने देखा था कॉटन जो है वो हमारी सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही है बहुत पहले से ही। और जूट जो है उसके बारे में हमने आज के वीडियो में पढ़ा। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जूट जो है उससे हम लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जूट इंडस्ट्रीज को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, किन एरियाज में मेनली जूट का कल्टीवेशन किया जाता है, ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज शुगर इंडस्ट्री। नाउ द शुगर इंडस्ट्री इज आल्सो एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब शुगर इंडस्ट्रीज क्या है? ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही हैं, यानी कि शुगर इंडस्ट्री जो है वहां पे हम लोग जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, जैगरी बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से, यानी फार्मिंग के थ्रू वो रॉ मटेरियल्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो शुगर केन हम लोग फार्मिंग के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं और उसी का एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं शुगर इंडस्ट्रीज में, शुगर और जैगरी यानी गुड़ बनाने के लिए। The industry uses sugar cane as a raw material। अब शुगर इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे शुगर केन का यूज करती है, यानी गन्ने की खेती जो की जाती है उन्हीं गन्नों के थ्रू, यानी ये जो गन्ने जो होते हैं उन्हीं के थ्रू हम लोग शुगर बनाते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज में उनका यूज करते हैं। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री। अब हमें पता है शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर बन रही है, जैगरी बन रही है शुगर केन का यूज करके, लेकिन और कौन से दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं? मोलासेस जो है इनका हम यूज करते हैं अल्कोहल इंडस्ट्रीज में। बैगेस, और ये बैगेस जो है उसका हम यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में, पावर इंडस्ट्रीज में। और प्रेस मड, इसका हम एज अ मैन्योर यानी खाद के तौर पे इसका हम यूज करते हैं प्रेस मड का, यानी जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं फार्मिंग में। डिस्ट्रीब्यूशन शुगर इंडस्ट्री। अब ये जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो हमें इंडिया में किन एरियाज में मेनली देखने को मिलती हैं? सबसे पहले हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करा है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इन दो एरियाज में हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लासिफाई कर दिया है। ये जो इंडस्ट्रीज नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती हैं वो डिफरेंट है साउथ इंडिया की इंडस्ट्रीज के कंपेरिजन में। अब वो कैसे? नॉर्थ इंडिया में मेनली हमें ये शुगर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये चार स्टेट्स जो है मेनली यहाँ पे हम लोगों को शुगर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। अब ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है? थोड़ा कूल रहता है, यानी कूलर क्लाइमेट है यहाँ पे, थोड़ा जो मौसम है वो ठंडा रहता है साउथ इंडिया के कंपैरिजन में। और यहाँ पे शुगर केन को कल्टीवेट करने के लिए हमें सही सुटेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती हैं। मिल्स आर ओल्ड एंड लेस एफिशिएंट। अब क्योंकि शुगर केन जो है वो अच्छे से हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उतने अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी एक अलग प्रॉब्लम राइज होगी कि शुगर इंडस्ट्रीज को शुगर केन नहीं मिल पाएंगे प्रॉपर अमाउंट में। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो मिल्स स्टैब्लिश है, शुगर मिल्स या शुगर इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे इन स्टेट्स में स्टैब्लिश्ड है, उन मिल्स में हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी इन स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है। इन स्टेट्स में हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, पुरानी मशीन्स का यूज करते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन, शुगर का प्रोडक्शन, जैगरी का प्रोडक्शन उतना ज्यादा अच्छे अमाउंट में हमें देखने को नहीं मिलता, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। फिर साउथ इंडिया में हमें मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इन चार स्टेट में हमें शुगर इंडस्ट्रीज सदर्न इंडिया में देखने को मिलती हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है इन एरिया का, यानी कि नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ का क्लाइमेट जो है, साउथ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो रिलेटिवली वार्म रहता है, और जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी रहती है, यानी वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो रहता है एयर में, तो ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होती है यहाँ पे इन स्टेट्स में, और साथ ही साथ हॉट यानी वार्म क्लाइमेट होता है। मिल्स आर मोर मॉडर्न। अब ये जो क्लाइमेट है इसकी वजह से शुगर केन हम लोग इजीली कल्टीवेट कर पाते हैं। साउथ इंडिया में हम लोगों को फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं शुगर केन कल्टीवेट करने के लिए, तो यहाँ पे शुगर केन हम लोग भरपूर अमाउंट में ग्रो कर पा रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल यानी कि शुगर केन इनफ अमाउंट में मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा प्रोडक्शन कर पा रही हैं शुगर इंडस्ट्रीज। और साथ ही साथ यहाँ की जो मिल्स हैं, यहाँ की जो शुगर मिल्स हैं, यहाँ पे जो शुगर इंडस्ट्रीज है साउथ इंडिया में, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करती हैं, इसकी वजह से ये काफी अच्छे खासे अमाउंट में प्रोडक्शन कर पाती हैं, शुगर और जैगरी बना पाती हैं। तो यहाँ की जो मिल्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं। महाराष्ट्र इज द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा शुगर हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा शुगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं? हमारे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो है वहां से सबसे ज्यादा हमें शुगर प्रोडक्शन देखने को मिलता है इन इंडिया। तो हम लोग अगर बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोगों को साउथ इंडिया में देखने को मिल रही है। साउथ इंडिया की जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छे से ग्रो कर पा रही हैं, क्योंकि वहां पे हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास इनफ अमाउंट में रॉ मटेरियल यानी कि शुगर केन अवेलेबल है, शुगर केन का कल्टीवेशन हम वहां पे इजीली कर पा रहे हैं। ज्यादातर शुगर इंडस्ट्रीज साउथ इंडिया में क्यों देखने को मिल रही हैं? इन्हीं रीजन की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, वहां के फेवरेबल क्लाइमेट की वजह से।
अब गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स लेती है? अब हमें पता है नॉर्थ इंडिया में काफी प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं। साउथ इंडिया के कंपैरिजन में नॉर्थ इंडिया पीछे रह चुका है शुगर प्रोडक्शन के टर्म्स में। तो यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज जो है उनका हमें डेवलपमेंट करवाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ स्टेप्स लेती है, कुछ एक्शंस लेती है। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं? सेटिंग अप कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हम लोगों को एनकरेज कर सकती है। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग जो हैं वो इन सब पॉलिसीज का, इन सब स्कीम्स का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते। गवर्नमेंट के कहे अनुसार लोग चल रहे हैं, नहीं चल रहे, ये लोगों पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट क्या करती है? वो एनकरेज करती है लोगों को कि हम लोग कोऑपरेटिव शुगर मिल्स एस्टैब्लिश करें, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक ग्रुप बन करके साथ में हम लोग शुगर मिल्स चलाएं। तो कोऑपरेटिव वे में हम लोग शुगर मिल्स चलाएं। साथ ही साथ गवर्नमेंट एनकरेज करती है हम लोगों को कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें। नॉर्थ इंडिया क्यों पीछे है शुगर प्रोडक्शन के मामले में? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सही टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना है। अगर हमें शुगर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, डेवलप करना है, तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने अपनी शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन करी। शुगर इंडस्ट्रीज भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी देखते हैं जहां पे हम मेनली कपड़े बना रहे हैं, टेक्सटाइल्स बना रहे हैं। अब सेकंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो हमारी आती है वो है शुगर इंडस्ट्री, जहां पे हम शुगर और जैगरी बनाते हैं, साथ ही साथ दूसरे भी बाय प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं जैसे मोलासेस, बैगेस और प्रेस मड। इन सब का भी हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे मोलासेस का हम यूज करते हैं अल्कोहल इंडस्ट्रीज में, बैगेस का हम लोग यूज करते हैं पावर और पेपर इंडस्ट्रीज में, और प्रेस मड का हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज को हमने कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? किन दो एरियाज में मेनली? नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलती है और साउथ इंडिया में हमें इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। साउथ इंडिया जो है वहां पे शुगर इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रो कर पा रही हैं क्योंकि वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स लेती है शुगर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करवाने के लिए, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को इन डिटेल जाना। हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखी थी, फिर हमने जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ा, उसके बाद हमने शुगर इंडस्ट्री पे अपना डिस्कशन किया। अब आज के वीडियो में हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि आज से हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बल्कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी हम लोग अर्थ क्रस्ट में से मिनरल्स, ओर्स को निकाल के उन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज में, और उन्हीं इंडस्ट्रीज को कहा जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहां पे हम ओर्स का, जहां पे हम फॉसिल्स का यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जहां पे हम ओर्स का यूज कर रहे हैं, मिनरल्स का यूज कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जिसमें आज हम पहली इंडस्ट्री पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहां पे मेनली आयरन स्मेल्टिंग का काम होता है, आयरन से ही स्टील बनाया जाता है। तो उन इंडस्ट्रीज के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। The iron and steel industry is called a basic or key industry because all other industries depend on it for machinery, tools and equipments. अब iron and steel industry जो है उसे हम basic industry भी कहते हैं या फिर हम उसे key industry भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस बनाती है, दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करती है? आयरन और जमीन से यानी कि अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस आयरन ओर में प्रेजेंट जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उन्हें रिमूव करके जो प्रॉपर जो आयरन है, जो आयरन कंटेंट है, आयरन मेटल जो है वो उस ओर में से एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो उसी को पिग आयरन या फिर रॉ आयरन हम कहते हैं। तो ये रॉ आयरन बना के कौन तैयार करती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। और उसके बाद ये जो आयरन है, ये जो हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया है, इन सभी इंप्योरिटीज को रिमूव करके जो हमने प्रॉपर्ली पूरे मेटल को ही एक्सट्रैक्ट किया है उस ओर में से, तो वो जो आयरन है तो उन मेटल्स का दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। अब क्या करेंगे दूसरी इंडस्ट्रीज इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से आयरन जो है
वो ले लेते हैं, स्टील ले लेते हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। वो जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, इस आयरन का यूज करती हैं मशीन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज इस आयरन का यूज करती हैं। जो किसने प्रोड्यूस किया है, आयरन किसने एक्सट्रैक्ट किया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने। अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन, रॉ आयरन बना के तैयार नहीं करती, तो ये जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो आयरन से डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते। इसी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस तैयार करते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो सारी इंडस्ट्रीज मेनली जो मेटल वर्किंग करती हैं, जो इंडस्ट्रीज मेटल्स के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो है मेनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती हैं रॉ मटेरियल्स के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमें कहां पे देखने को मिलती हैं इंडिया में सबसे ज्यादा? द इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड मेनली इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो एरिया है हमारा, छोटा नागपुर रीजन जो है, वहां पे हमें सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज छोटा नागपुर रीजन में एस्टैब्लिश की जाती हैं। व्हाई, यानी क्यों की जाती हैं? क्योंकि वहां पे हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं। वहां पे जो छोटा नागपुर रीजन है, वहां पे हम लोगों को आयरन ओर मिल जाता है। काफी सारी माइंस हमने वहां पे सेटअप कर रखी हैं, माइंस बना रखी हैं, जहां से हम आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो हमें वहां पे आयरन ओर मिल जाता है और साथ ही साथ जो दूसरे रॉ मटेरियल्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को चाहिए होते हैं, वो छोटा नागपुर रीजन में हमें मेनली मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं? सबसे पहला आयरन ओर है, सबसे इंपॉर्टेंट आयरन ओर। उसके बाद लाइमस्टोन चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, साथ ही साथ कोल भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग पावर जनरेट करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। तो ये डिफरेंट जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, वो छोटा नागपुर रीजन में हमें इजीली मिल जाते हैं, वो अवेलेबल होते हैं इस एरिया में। और इसी वजह से छोटा नागपुर रीजन में हमें सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। मेजर सेंटर्स और दूसरे जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और कहां-कहां पे हमें ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं? सबसे पहले है जमशेदपुर, जो झारखंड में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो ये भी झारखंड में है, और सालेम ये तमिलनाडु में। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे हमें मेनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन सभी सेंटर्स में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, रॉ मटेरियल्स हमें आसानी से मिल जाते हैं इन एरियाज में। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आयरन ओर। आयरन ओर हमें इजीली मिल जाएगा जिन जगह पे, वहां पे जाके हम आयरन इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप कर लेंगे। तो रॉ मटेरियल्स जहाँ पे होते हैं तो हम उसी के आसपास वाले एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पे आयरन ओर का अमाउंट ज्यादा अवेलेबल होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स, यानी वो स्टील प्लांट्स, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जिन्हें पब्लिकली ओन किया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट ओन करती है। मेजर प्लांट सेटअप विद फॉरेन हेल्प, और उसमें भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारी कंट्री में, कुछ ऐसे स्टील प्लांट्स हैं जिन्हें हमने फॉरेन हेल्प यानी दूसरे देशों की हेल्प से स्टैब्लिश किया था। सबसे पहला है भिलाई, जो हमने यूएसएसआर, अब भिलाई हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में ये जो भिलाई एरिया है, यहाँ पे जो हमने भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करी है, वो हमने किसकी हेल्प से स्टैब्लिश करी है? यूएसएसआर की मदद से। यूएसएसआर आज प्रेजेंट टाइम का रशिया है। पहले क्या होता था? कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे यूएसए एक बड़ी पावर हुआ करती थी, सुपर पावर हुआ करते थे, और यूएसए को टक्कर देने वाला था यूएसएसआर, यानी कि रशिया। रशिया ने दूसरे कुछ स्टेट्स के साथ मिलकर, दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर के एक अलायंस बना रखा था, एक ग्रुप बना रखा था, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था। तो हमने यूएसएसआर की हेल्प से भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करी थी। फिर जर्मनी के हेल्प से हमने राउरकेला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करी। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। और उसके बाद दुर्गापुर, जो हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। अब दुर्गापुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो हमने यूके, यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से हमने एस्टैब्लिश करी है। और बोकारो जो झारखंड में है, वो हमने अगेन यूएसएसआर के हेल्प से एस्टैब्लिश करी है, बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इन एरियाज पे हमने जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो फॉरेन हेल्प के साथ, यानी कि दूसरे देशों की हेल्प के साथ स्टैब्लिश करी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। मोस्ट आर मैनेज्ड बाय सेल
और SAIL दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है ज्यादातर उन्हें कौन ओन करता है, हमारी गवर्नमेंट। इसमें भी जो हमने मेन एग्जांपल देखा था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक इंडस्ट्री है जिसे गवर्नमेंट ओन करती है और इसी के अंडर में ये जो सेल इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यही ज्यादातर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उन्हें ओन करती है, उन्हें रेगुलेट करती है ये सेल इन सारी इंडस्ट्रीज को। तो ज्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में हमें देखने को मिलती हैं। अब हमने आज के वीडियो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को इन डिटेल पढ़ा, जो कि हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। काफी सारे रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे लाइमस्टोन चाहिए होता है, कोल चाहिए होता है, हमें आयरन ओर्स चाहिए होते हैं और भी दूसरे मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं। और जिन एरियाज में ये सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे हम उस एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हमें छोटा नागपुर रीजन में देखने को मिलती हैं और भी दूसरे मेजर सेंटर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहां पे हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। वो सब हमने डिस्कस किया। फिर हमने पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स जो हैं उन पे डिस्कशन करी, जिसमें हमने जाना कि हमारे देश में इंडिया में कुछ ऐसे भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं जो हमने फॉरेन हेल्प यानी दूसरे देशों की हेल्प के साथ एस्टैब्लिश करी थी। वो सब हमने डिस्कस किया। और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है उन्हें कौन ओन करता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को कौन ओन करता है, मेनली सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिस्कशन किया है। अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे एल्यूमिनियम से हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एल्यूमिनियम इज नोन एज अ लाइट मेटल। एल्यूमिनियम जो है उसे अपने लाइट वेट की वजह से जाना जाता है, यानी एल्यूमिनियम एक लाइट वेटेड मेटल है, लाइट मेटल है, हल्का है, यानी ज्यादा हैवी मेटल नहीं है। तो एल्यूमिनियम जो है ये हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेनली बॉक्साइट ओर से। बॉक्साइट ओर हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, बनता कैसे है, जब काफी हैवी रेनफॉल होती है या फिर केमिकल वेदरिंग के थ्रू हम कह सकते हैं, जब जो रॉक है वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, या फिर उसके जब सारे जो अंदर के जो मिनरल्स हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, वो सब वाटर के साथ वॉश ऑफ हो जाते हैं, तब बस उसमें एल्यूमिनियम का कंटेंट बचता है और उसी बॉक्साइट ओर में से हम एल्यूमिनियम कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एल्यूमिनियम मेटल बनाते हैं। और उसके बाद उस एल्यूमिनियम से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एल्यूमिनियम का यूज हम डिफरेंट पर्पसेस से करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू वो पास कर देता है। जैसे कॉपर की वायर्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि कॉपर जो है वो हीट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, करंट उसके थ्रू पास हो जाता है। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कॉपर, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर देता है, अपने थ्रू पास कर देता है। तो एल्यूमिनियम जो है उसका हम यूज किन सब पर्पसेस से करते हैं। पहली बात, एयरक्राफ्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स बनाने में कहीं ना कहीं पे एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। और अगर एयरक्राफ्ट्स में यानी एरोप्लेन्स में कोई स्क्रैच आ जाती है या थोड़ा सा कोई भी पार्ट टूट रहा है तो उसे हम टेम्परेरीली कैसे फिक्स करते हैं, एल्यूमिनियम टेप्स की मदद से। एल्यूमिनियम टेप्स जो है वो साइंटिफिकली टेस्टेड हैं कि हम एल्यूमिनियम टेप्स का यूज कर सकते हैं एयरक्राफ्ट्स में। एयरक्राफ्ट्स में हम लोग टेम्परेरीली हम लोग जो स्क्रैचेस हैं उन्हें सही करने के लिए, उन्हें कवर करने के लिए, पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए टेम्परेरीली हम लोग एल्यूमिनियम टेप्स का यूज कर सकते हैं। ये सेफ है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइटली ये जो एल्यूमिनियम टेप है वो चिपका के रखती है। जो एयर प्रेशर है उससे भी ये इजीली हैंडल कर जाती है एल्यूमिनियम टेप। साथ ही साथ पैकेजिंग में अब हम लोग देखते हैं फॉइल पेपर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं ये फॉइल पेपर्स भी, जिसमें हमारे लंच बॉक्स में मम्मी क्या करती हैं, जो हमारा फूड है वो रैप करके देती हैं हमें। तो जो फॉइल पेपर है, तो फॉइल पेपर भी किससे बन रहा है, एल्यूमिनियम की मदद से। साथ ही साथ जो कैंस बनते हैं, कैंड फूड जो आता है उसमें जो कैंस बन रही हैं वो भी एल्यूमिनियम की मदद से बनती हैं। तो पैकेजिंग के लिए हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम का। फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम लोग एल्यूमिनियम वायर्स भी बनाते हैं। लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम प्लांट्स। अब एल्यूमिनियम प्लांट्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, मेनली इंडिया में कोरापुट उड़ीसा में
एल्यूमिनियम प्लांट है कोरापुट में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में और मेत्तूर तमिलनाडु में। इन सब जगहों पे, इन सब एरियाज पे हमें एल्यूमिनियम प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जहां पे हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डिफरेंट पर्पसेस के लिए एल्यूमिनियम का यूज हम करते हैं। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडिया, और इंडिया में उड़ीसा जो है, यहाँ से सबसे ज्यादा हम एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करते हैं। एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमें उड़ीसा से देखने को मिलता है, यानी उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ एल्यूमिनियम, अगर हम इंडिया के टर्म्स में बात करें तो। एडवांटेजेस ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के क्या एडवांटेजेस है दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में? एल्यूमिनियम क्यों इतना अच्छा है, क्यों बेटर परफॉर्म करता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए? लाइटर देन आयरन। अब अगर हम आयरन के कंपैरिजन में बात करें तो आयरन जो है वो हेवी मेटल है, बहुत भारी होता है, और यहीं पे जो एल्यूमिनियम है वो बहुत लाइट मेटल है। इसका हम लोग इसलिए जो लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसमें हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। डज नॉट रस्ट। अब आयरन में रस्टिंग हो जाती है, यानी जंग लग जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगती, रस्टिंग नहीं होती है। कैन बी रिसाइकल्ड, और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एल्यूमिनियम है वो इसी वजह से हमारे लिए इतना बेनिफिशियल हो जाता है, इतना अच्छा है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो है वो हमारे लिए गुड कंडक्टर भी है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए ये इसका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, तो ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। और इसी की वजह से एल्यूमिनियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम डिफरेंट पर्पसेस से यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया। एल्यूमिनियम जो है उसे लाइट वेट की वजह से जाना जाता है, उसका हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट में, पैकेजिंग में, इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम का। कौन कौन से एल्यूमिनियम प्लांट्स हमारे इंडिया में लोकेटेड है, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि एल्यूमिनियम के क्या एडवांटेजेस हैं, दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम हमारे लिए उतना बेनिफिशियल क्यों है, तो इसके बारे में हमने आज की वीडियो में डिस्कशन किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 10 पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल इंडस्ट्रीज। अभी तक हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में जाना, हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया। अब हम केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, जहाँ पे केमिकल्स जो है उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। जो केमिकल्स हैं उनका यूज करके हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उन इंडस्ट्रीज के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। केमिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। फास्ट पेस में, फास्ट स्पीड में केमिकल इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। अब केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका यूज दूसरी इंडस्ट्रीज जो है वो अपने प्रोडक्शन के लिए करती हैं। यानी कि दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स जो चाहिए होते हैं, जो भी केमिकल्स चाहिए होते हैं, वो सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? केमिकल इंडस्ट्रीज। टू कैटेगरीज ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। अब हमने केमिकल इंडस्ट्रीज को टू कैटेगरीज में यानी टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज हेवी केमिकल इंडस्ट्री। दीज प्रोड्यूस बेसिक केमिकल्स यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज। अब हेवी केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं, ये इंडस्ट्रीज कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स यानी कि कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ केमिकल्स बनाते हैं जिनका यूज दूसरी इंडस्ट्रीज करती हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। यानी कि ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी कहा जाता है इसे। ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं? फर्टिलाइजर बनाने में, पेंट्स बनाने में, यानी जो डाई होते हैं वो बनाने में हम लोग यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर कॉस्टिक सोडा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका हम लोग यूज करते हैं टेक्सटाइल्स में, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए। साथ ही साथ पेपर, सोप, डिटर्जेंट्स, इन सब के प्रोडक्शन में हम लोग यूज करते हैं कॉस्टिक सोडा का। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड और कॉस्टिक सोडा ये कौन बना रहा है? ये जो केमिकल्स हैं कौन प्रोड्यूस कर रहा है? केमिकल इंडस्ट्रीज, हेवी केमिकल इंडस्ट्रीज, ये प्रोड्यूस कर रही हैं इन केमिकल्स को, जिनका यूज दूसरी इंडस्ट्रीज कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये केमिकल्स जो है इनका यूज करती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सिर्फ यही केमिकल्स नहीं, दूसरे भी केमिकल्स बनाए जाते हैं जिनका यूज दूसरी डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज करती हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में।
फिर आते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट टाइप हमने देखा हेवी केमिकल इंडस्ट्री और सेकंड कैटेगरी है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यूजेस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एज रॉ मटेरियल्स। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो है वहां पे हम पेट्रोलियम यानी कि जो हमारा रॉ पेट्रोल होता है जो हमने जमीन में से एक्सट्रैक्ट किया है तो उस पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का हम लोग यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। और उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स यानी इस पेट्रोलियम में मौजूद जो केमिकल्स हैं उनका यूज किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। प्रोड्यूसेस प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में किन सब चीजों का प्रोडक्शन होता है? प्लास्टिक बनाई जाती है, पेट्रोकेमिकल्स का यूज करके पेट्रोलियम में जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं उनका यूज करके हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, सिंथेटिक रबर्स बनाते हैं, ड्रग्स में भी यूज किया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो ड्रग्स भी बनाती हैं पेट्रोलियम में मौजूद केमिकल्स का यूज करके। लोकेशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। अब केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड हैं? मेनली इंडिया में, मेनली लोकेटेड अराउंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूपी। गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें केमिकल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, जिसमें गुजरात जो है वहां पे तो सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है वो स्टैब्लिश हो रखी हैं, क्योंकि गुजरात जो है उसी के आसपास अब पोर्ट एरिया जो है वहां पे हम लोगों को काफी सारे पेट्रोलियम रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल गैस मिल जाती है, अवेलेबल रहती है इन एरियाज में। तो इसलिए गुजरात में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं केमिकल इंडस्ट्रीज वो सेटअप हो रखी हैं, वो एस्टैब्लिश्ड है। तो आज की वीडियो में हमने केमिकल इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया। केमिकल इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस प्रोवाइड करती हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए केमिकल्स बनाती हैं। अब जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उन्हें हमने टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। फर्स्ट वन इज हेवी केमिकल इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जिन केमिकल्स का यूज दूसरी इंडस्ट्रीज कर रही हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। और साथ ही साथ हमने दूसरी कैटेगरी देखी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज करते हैं और पेट्रोलियम में मौजूद जो केमिकल्स हैं उनका यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। और कहाँ पे ये केमिकल इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वो हमने देखा, मेनली गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी वाले एरिया में हमें ये इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, जिसमें से गुजरात जो है वो लीड कर रहा है इन सभी स्टेट्स को। गुजरात में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप है केमिकल इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज को स्पेसिफिकली एक वीडियो में, सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करना शुरू करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 11 पढ़ेंगे, दैट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, यानी ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसमें हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है? ये भी केमिकल इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर बाय प्रोड्यूसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। अब इन फर्टिलाइजर्स का हम यूज कहाँ पे करते हैं? एग्रीकल्चर में। जब हम फार्मिंग करते हैं तो हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, सॉइल में वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जिससे जो प्लांट्स को चाहिए ग्रो करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए या फिर सॉइल में वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, फार्मिंग के लिए। और यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहां पे क्या किया जा रहा है? फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जा रहा है। इसीलिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है और इसी इंडस्ट्री को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब हमने फर्टिलाइजर्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है। किस बेसिस पे? कौन सा फर्टिलाइजर कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है सॉइल को, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है फर्टिलाइजर्स को डिफरेंट टाइप्स में, मेनली 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू प्लांट्स। अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? सॉइल को या फिर प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, हम लोग सॉइल में यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से हमारे सॉइल में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो बढ़ने लगता है, यानी कि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल पाता है उनकी ग्रोथ के लिए।
एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट। इस केमिकल का हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने के लिए, जिससे कि हम सॉइल को नाइट्रोजन कंटेंट प्रोवाइड कर सके। और ये नाइट्रोजन कंटेंट कहाँ से मिलता है सॉइल को? मेनली इस केमिकल से, अमोनियम सल्फेट से, जिसका यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने में कर रहे हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अब पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश, जितने भी कंट्रीज सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को, उनमें से एक इंडिया भी है। यानी कि इंडिया में काफी अच्छे अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड टाइप है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड्स फास्फोरस। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये सॉइल को फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं। कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं? ये फास्फोरस, जो एक प्लांट को चाहिए होता है हेल्दी रहने के लिए और इजीली ग्रो कर पाने के लिए। तो सॉइल में फास्फोरस का अमाउंट कहाँ से आता है? स्पेशली डायमोनियम सल्फेट से, जो इन फर्टिलाइजर्स में ऐड किया जाता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त पे यानी फर्टिलाइजर्स बनाते समय हम लोग कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, जिनमें से है एक डायमोनियम सल्फाइड, जो सबसे ज्यादा फास्फोरस कंटेंट प्रोवाइड करता है हमारी सॉइल को। अब थर्ड वन इज पोटैसिक फर्टिलाइजर्स विच प्रोवाइड पोटेशियम। अब पोटैसिक फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स जो हमारी सॉइल को पोटेशियम प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जांपल पोटैश, हम लोग पोटैश का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल ये पोटैसिक फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। अब पोटैश जो है वो हमें चाहिए होता है जिससे कि हमारी सॉइल हेल्दी रहे, सॉइल फर्टाइल रहे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सॉइल में पोटैश का अमाउंट होना चाहिए। हमने देखा है कि जैसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं ट्राइबल पीपल, तो वो क्या करते हैं, एक पैच जो है लैंड एरिया का उसे पहले क्लियर करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनमें आग लगा देते हैं, उन्हें बर्न कर देते हैं। बर्न करने के बाद जो ऐश होता है, जो ऐश राख जो बन जाती है, उसमें क्या होता है? पोटैश का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जाकर के जो ट्राइबल पीपल है वो उस लैंड एरिया पे कल्टीवेशन करते हैं। तो पोटैश हम लोग मेनली जो ऐश होती है उसके थ्रू हम लोग ट्राइबल पीपल जो है वो यूज करते हैं, उस पोटैश का यूज करते हैं, ऐश में कन्वर्ट करके तब कल्टीवेशन करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को अगर फर्टिलाइजर्स का यूज करें, अगर हम मेन स्ट्रीम की बात करें, मेन अपनी सोसाइटी की बात करें, ट्राइबल पीपल रह रहे हैं फॉरेस्ट वाले एरियाज में, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं। लेकिन हम मेन स्ट्रीम की बात करें, यहाँ पे आसपास के अगर रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। सॉइल में पोटैश का अमाउंट बढ़े उसके लिए हम क्या करते हैं? पोटैसिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। सॉइल में पोटैश का अमाउंट बढ़ाने के लिए हम लोग पोटैसिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। इंडिया डिपेंड्स लार्जली ऑन इंपोर्ट्स फॉर पोटैश। और इंडिया जो है, इंडिया में हम लोग मेनली जो पोटैश है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, तो हम लोग इंपोर्ट्स पे यानी कि इंपोर्ट करवाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। और इंडिया जो है वो मेनली इन्हीं इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है पोटैसिक फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट्स। अब फर्टिलाइजर प्लांट्स जो है, जो प्लांट्स लगाए गए हैं, जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, वो कहाँ पे हमें मेनली देखने को मिलती है? गुजरात में कालोल, वडोदरा और हजीरा, ये जो तीन मेन एरियाज है, यहाँ पे हमें गुजरात में इन तीन मेन एरियाज में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में मेनली गोरखपुर में देखने को मिलती है। तमिलनाडु में टूटिकोरिन और तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे हम लोगों को मेनली फर्टिलाइजर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में मेनली विशाखापट्टनम जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, फर्टिलाइजर प्लांट्स यहाँ पे सेटअप हो रखे हैं। और फिर पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे भी डिफरेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज सेटअप हो रखी हैं। तो ये मेन एरियाज हैं जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं इंडिया में। तो आज की वीडियो में हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को इन डिटेल डिस्कस किया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज केमिकल इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। अब फर्टिलाइजर्स कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं सॉइल को, उसके बेसिस पे हमने इन्हें डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, सेकंड वन इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और थर्ड एंड लास्ट वन इज पोटैसिक फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर प्लांट्स यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कहाँ पे सिचुएटेड हैं, ये हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।